सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ऑर्गेनाइजर वीकली और गुजरात यूनिवर्सिटी के सौजन्य से समग्र, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के इस सुंदर आयोजन में आयुष्मान भव थीम पर आधारित कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्रीमती प्रतिभाबेन जैन जी, महापौर अहमदाबाद महानगर पालिका और गुजरात यूनिवर्सिटी की कुलपति आदरणीय श्रीमती डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, प्रबंध निदेशक भारत प्रकाशन लिमिटेड दिल्ली माननीय श्री अरुण कुमार गोयल जी और ऑर्गेनाइजर के संपादक माननीय श्री प्रफुल्ल केतकर जी, विद्वज्जनों, गणमान्य चिकित्सक महानुभाव, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में शोध करने वाले बंधु, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के प्रतिनिधि, चिकित्सालय प्रबंध से जुड़े महानुभाव, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विद्यार्थी, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि ऑर्गेनाइजर वीकली और गुजरात विश्वविद्यालय मिलकर आज के इस युग में, जब हमारा जीवन बहुत संघर्षमय दौर से गुजर रहा है, उसमें स्वास्थ्य हम सब का कैसे अच्छा बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए आप दोनों संस्थाओं ने मिलकर हमारे बीच में इस गोष्ठी को आयोजित किया है। आयुष्मान भव, हम सब आयुष्मान कैसे हों। गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी को और माननीय प्रफुल्ल केतकर जी को मैं बधाई देता हूं। ये विश्वविद्यालय समय समय पर ऐसे सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करता रहता है और यूनिवर्सिटीज में ऐसे कार्यक्रम होते ही रहने चाहिए जिससे वो अपने उद्देश्यों को समाज तक पहुंचाने में समर्थ हो सके। तो आज का ये आयोजन मुझे आमंत्रित किया गया। मैं दोनों यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर महोदय और माननीय केतकर जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। स्वास्थ्य जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण विधा है। बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी बैठे हैं, डॉक्टर्स लोग भी बैठे हैं। मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन मैं लंबे समय से जहां सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहा, उसके साथ स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ आयुर्वेद के भाग पढ़ता रहा। नेचुरोपैथी के बारे में काफी मैंने अध्ययन किया, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? हम सब जितने लोग धरती पर आए हैं वो बिना प्रयोजन के लिए नहीं,
सांख्य शास्त्र में एक सूत्र आता है संघात प्रारब्धत्वा, जिसका अर्थ होता है इस ब्रह्मांड में जड़ अथवा चेतन एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो निरर्थक हो, बेकार हो। यहां इस ब्रह्मांड में हर वस्तु किसी अन्य उद्देश्य के लिए है, कुछ भी यहां निरर्थक नहीं है। उदाहरण के लिए ये जो माइक मेरे सामने है, ये उस माइक के लिए नहीं है, मेरे बोलने के लिए। आप जिन कुर्सियों पर बैठे हैं, कुर्सी कुर्सियों के लिए नहीं, आपके बैठने के लिए। ये हॉल के लिए नहीं, हमारे छाया के लिए। ये बिजली जो जल रही है, बिजली दूसरी लाइट के लिए नहीं, हमारे प्रकाश के लिए। भोजन के लिए नहीं, हमारे खाने के लिए है। वस्त्र के लिए नहीं, हमारे पहनने के लिए है। बेड के लिए नहीं, हमारे सोने के लिए। आप आराम से चिंतन करो एकांत में बैठकर, दुनिया में एक भी वस्तु आपको बिना प्रयोजन उद्देश्य के लिए नहीं मिलेगी। जब जीवन की हर वस्तु किसी उद्देश्य के लिए है, तो आप और मेरे को जो ये 5-6 फीट का शरीर मिला है, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा। या ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजे करो, इसके लिए नहीं है। अपितु भारतीय ऋषियों ने पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोपड़ों में बैठ करके, बहुत बड़ी तपस्या के बाद जो खोज की थी, वो थी मानव जीवन का उद्देश्य है धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। ये है जीवन का उद्देश्य। और ये कब प्राप्त होगा? जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। आप भगवान की पूजा करने लगे बैठकर, कभी घुटने में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, बताओ भक्ति कैसे होगी? हम पढ़ाई करने लगे, स्वस्थ नहीं पढ़ सकते। आप खेत में काम करें तो भी नहीं कर सकते। कोई भी काम स्वास्थ्य के उत्तम हुए बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ लोक भाषा में कहा, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, बाकी सुख तो बाद के। और ध्यान करें, इस जीवन में जो ये रिश्ते ना हमारे, जो यहाँ पर हम सारे बैठे हैं आपस में, माता पिता, बेटा बेटी, ताऊ चाचा, मामा फूफा, दुनिया के रिश्तेदारी जितनी है, ये सारे रिश्ते तभी तक हैं जब तक ये शरीर है। जहां शरीर की विदाई होती है तो रिश्ते भी उसके साथ विदा हो जाते हैं। इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। उत्तम स्वास्थ्य ही सब प्रकार के यहाँ सुख का और धर्म कर्म करने का प्रथम साधन है। तो स्वस्थ शरीर जीवन की सबसे पहली जरूरत है, आवश्यकता है। आज आपने बहुत अच्छा विषय लिखा कि इस स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा व्यवस्था सुलभ हो, सस्ती हो, सब जगह उपस्थित हो जाए, तो ऐसी व्यवस्थाएं क्या? देखिए, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, निरोग रहना चाहिए। जो भी चिकित्सा की पद्धति जिस समय उपयोगी हो, उसका उपयोग तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि हमने स्वस्थ रहना। इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए कि एलोपैथी क्या है, आयुर्वेद क्या है, नेचुरोपैथी क्या है, होम्योपैथी क्या है, यूनानी चिकित्सा क्या है। जहां पर जो आदमी के जीवन को सुरक्षित कर सके, उसी पद्धति का तत्काल उपयोग लेना, ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए पहली जरूरत है।
दूसरी बात, अब ये कौन सा तरीका है कि पहले हम बीमार होंगे और फिर हम इलाज करवाएंगे? ये तो तरीका अच्छा नहीं है। हमने प्रयास ये करना चाहिए कि हम बीमार ही ना हो, ताकि जरूरत ना पड़े इस संकट की। तो आप कहेंगे क्या ऐसा कोई तरीका है? निश्चित रूप से हमारी जो आयुर्वेद की परंपरा ऋषियों की रही, उन्होंने कुछ सूत्र दिए कि भाई आप निरोगी कैसे रह सकते हैं। उन्होंने लिखा, हित भुक, मित भुक, रित भुक। कितनी बढ़िया जानकारी। ये कोई तरीका नहीं, पहले बीमार होंगे, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिर में ये भी लिखा है, शरीर रोगों का घर है, लेकिन इससे बचाव हो सकता है। ये उन्होंने कहा। उसका तरीका क्या है कि भाई वो खाओ जो आपके हितकारी है, जो आपके शरीर के अनुकूल है, वो खाओ। मित भूख, थोड़ा खाओ। ऋत भूख, ऋतुओं के अनुकूल खाओ। अब ये जो डीप जानकारी है, गहरी, ये आयुर्वेद में है। हमारी जो एलोपैथी का कतई विरोध नहीं है, क्योंकि आज एलोपैथी पर इतना रिसर्च हो रहा है, हुआ है, इतना किसी पद्धति पे नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उदाहरण के लिए कोई अचानक एक्सीडेंटल मामला है, एकदम गंभीर चुनौती है, तो उसमें एलोपैथी तत्काल प्रभाव से जीवन रक्षा करती है। लेकिन हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद में जो सिद्धांत दिए वो भी बहुत मूल्यवान है। वो इतने मूल्यवान हैं कि आदमी रोगी ही ना रहे, उसके लिए उन्होंने एक दिनचर्या निश्चित की। सवेरे वक्त उठना, योग प्राणायाम करना, खान पान पर ध्यान रखना, ऋतु के अनुकूल लेना। अब ये चीज बाकी जगह नहीं है, क्योंकि एलोपैथी का जो जन्म है वो यूरोप में हुआ है। यूरोप की संस्कृति भोगवादी संस्कृति है, खाने पीने और मजे लेने की। इसलिए आयुर्वेद के वैद्य के पास जाओगे ना, सुनो ध्यान से, युवा छात्र छात्राएं सुने, एलो वैद्य जी के पास जाओगे तो वैद्य जी औषधि देते हुए पहली बात कहेगा, ये खाना और ये नहीं खाना। ठीक है क्या नहीं? और एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे, पूछो दवाई दे दी, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, उन्होंने कहा सब कुछ खाओ। वो कहेंगे सब कुछ खाओ। पहले आदमी सब कुछ खाया तभी तो बीमार हुए। जो खाने की चीज थी वही खाते तो बीमारी ना होते। इसलिए आयुर्वेद ने एक बात कही, जो परहेज करता है उसे दवाई की जरूरत नहीं, और जो परहेज नहीं करता उसे भी दवाई की जरूरत नहीं। नहीं समझ में आई ना बात? आई समझ में? आयुर्वेद में बड़ी गहरी बात लिखी, जो परहेज से जीता है उसे दवाई की जरूरत नहीं, स्वस्थ रहेगा। और जो परहेज करता ही नहीं उसे दवाई दे दोगे तो भी ठीक नहीं होगा। दवाई का क्या लाभ है बेकार करने का? इसलिए हमारे यहाँ संयम को, दिनचर्या को, क्या खाएं क्या ना खाएं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इसका महत्व कैसे है, प्रमाण के साथ मैं बात कर रहा हूं। प्यारे छात्र छात्राओं और आदरणीय बंधुगण, इस धरती पे असंख्य प्राणी हैं, इस धरती पे असंख्य प्राणी हैं, लेकिन आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, इस समझदार आदमी को छोड़ के कोई बीमार है? क्यों साहब? इस धरती पे असंख्य प्राणी हैं,
आप डिस्कवरी चैनल देखेंगे, समुद्र में कितने तरह के समुद्री जीव हैं, आकाश में कितने, इस धरती पे कितने, उनकी गिनती नहीं है। लेकिन आप सबसे पूछना चाहता हूं, समुद्र में आपने कोई पीजीआई की व्यवस्था देखी हो? वहां कोई डॉक्टर्स की टीम बैठी देखी हो? वहां किसी मछली को चश्मा लगाए मिली हो? कोई गाय भैंस कोलगेट का सुरक्षा चक्र अपना करके दांत ठीक रखती हो? क्यों साहब, है कहीं? कहीं कोई प्राणी धरती पे, आप बताइए, कहीं पर भी विचार करो इसकी ओर। लेकिन हम जब देखते हैं, बाजार में जाते हैं, हर 10वीं दुकान तो डॉक्टर साहब की आई जाती है, हर 15वीं दुकान मेडिकल स्टोर आई जाता है। भाई बाकी प्राणियों को जरूरत नहीं, हमें क्यों जरूरत पड़ रही? इस पर भी तो सोचना चाहिए। उसका कारण ये है कि हम समझदारों को छोड़कर बाकी प्राणी वही खाते हैं जो उनका भोजन निश्चित है, वो नहीं खाते जो नहीं है। जो क्षुद्र प्राणी जिनको मानते हैं, जिनको हम सम्मान से भी नहीं देखते, ऐसे प्राणियों के सामने विस्की रख के देखो, कतई उसकी ओर मुंह भी नहीं करेंगे। लेकिन इस समझदार की ओर ले जाओ तो इसको कोई चिंता नहीं। इसको खाने का तरीके रोज नई नई पद्धति अपनाई जाती है, किस चीज को कैसे तोड़ मरोड़ के किया जाए। और मैंने अनुभव ये भी किया कि भाई इस समझदार आदमी को छोड़कर किसी प्राणी के घर में किचन की व्यवस्था है? क्यों भाई युवा विद्यार्थियों, इस समझदार मनुष्य को छोड़कर किसी प्राणी के घर किचन की व्यवस्था है? वो परमात्मा की जो सूर्य की किचन है उसी का बना हुआ खाते हैं। हम हर चीज को तोड़ मरोड़ करके अपनी व्यवस्था से खाते हैं और चीज को तोड़ते हैं। आप कोई फ्रूट फल भी खाते हैं तो उसको काटते हैं, फिर उस पर नमक मसाले छिड़कते हैं, क्योंकि भगवान पागल था जो डालना भूल गया। हम बड़े समझदार, वो भूल गया। हम बहुत समझदार हैं, सारी चीज को, हर चीज को, उसके स्वरूप को तल भून देते हैं। मरा हुआ आहार हम सब खाते हैं, सब मरा हुआ। हम मेरे सहित मरा हुआ आहार खाते हैं। आप कहेंगे ये कैसे? उदाहरण के लिए आप किसी भी अनाज के दाने को ले, किसी भी अन्न के दाने को ले और उस दाने को धरती में बो दें तो एक दाना पैदा होगा और अनेक दानों को जन्म दे देगा, है ना? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों, मेरी क्लास में बोलना, मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा। आप किसी भी अन्न के दाने को धरती में बो दो, वो पैदा होके अनेक दानों को जन्म देगा कि नहीं? क्यों देगा? क्योंकि वो जीवित है, उसने औरों को जीवन दिया। अब आप किसी भी दाने को लें और अपने किचन में ले जाए और उसको तवे पर भून दें और भूनने के बाद फिर धरती पे बो दें तो कितने दानों को जन्म देगा? क्यों साहब, तो मरा हुआ खाते हो कि नहीं? उसको तो मार दिया हमने, उसके पोषक तत्व ही नष्ट कर दिए। तो ये, और अक्सर आगे आप और युवा पीढ़ी जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, टिक्की, समोसे, चॉकलेट, और बोलो ना तुम ही खाते हो, मैं तो खाता नहीं, नाम तो तुम्हें याद होगा। क्यों साहब? अब ये बताइए, ये खाने की चीज है? आप तो सारे स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आप तो सबके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले लोग।
इन चीज में जो मैंने गिनाई है इनमें कोई विटामिन है? और आप ये पढ़ते विटामिन ही रोग से लड़ने की शक्ति देता है। आप तो ये बताते हैं विटामिन ही रोगों से बचाते हैं, और जो खाते हैं उनको रोकता कोई नहीं। दवाई देते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कुछ भी खाओ। ऑपरेशन हो रहा, ब्रेड उसको खिलाई जा रहे हैं, प्लास्टिक उसके पेट में डल रहा है, कैसे स्वस्थ होंगे लोग? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। आज आप जो बाजार में चीज मिल रही उनमें इतने केमिकल डाले जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए। मैं कई बार सोचता हूं, अरे इस देश को आप पिछड़ा मानते हैं, इस देश की अनपढ़ गांव की महिलाएं भी समझदार थी, जो अपने बच्चों को सवेरे अलग भोजन बना के देती, दोपहर का फिर देती ताजा, और शाम का फिर ताजा बना करके देती। सोचिए, यहाँ बासा भोजन खाने की परंपरा ही नहीं थी, तीनों समय ताजा भोजन मिलता था। अब आप इतने अल्ट्रा मॉडर्न हम बन गए कि हमारी माँ जो तीनों समय भोजन ताजा बनाती है वो तो बैकवर्ड हो गई, और वो मॉडर्न बन गए जो 20-20 दिन महीने का बनाकर केमिकल से प्रिजर्व करके और स्टोरों में रख करके आपको खिलाते हैं और हम उसे खाते हैं। बताओ ये आहार लेकर स्वास्थ्य कैसे रहेगा? आपके पास मर्सिडीज बढ़िया गाड़ी है पेट्रोल की, और उसमें डालो आप मिट्टी का तेल, कितने दिन चलेगी? तो ये प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं? हमारा जो शरीर है उसको स्वस्थ बढ़िया आहार चाहिए, स्वस्थ भोजन चाहिए, जीवित आहार चाहिए। उससे हमारी युवा पीढ़ी बहुत दूर जा रही। हमने इस दिशा में भी काम करना चाहिए कि भाई आप वो भोजन में, आज गुजरात जैसा प्रगतिशील प्रदेश आज भारत में तेजी से विकसित होता प्रदेश है, और यहाँ जब रिपोर्ट्स आती हैं तो बच्चे बेटे बेटियां कुपोषण के शिकार मिलते हैं। क्यों जी, रिपोर्ट है कि नहीं आपके पास? कुपोषण, यहाँ कुपोषण कैसे? क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसको तल भून करके सब कुछ पोषक तत्व नष्ट करके जीव के स्वाद के लिए खा रहे हैं। इस दिशा में भी चिंतन हमारा होना चाहिए। और स्वास्थ्य सेवा सरल सुलभ, महात्मा गांधी जी जब विदेश में पढ़ने के लिए गए थे तो उनको एक बार पेट में पीड़ा हुई, अपेंडिक्स का उनको भयंकर दर्द हुआ, और वहां के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का उनके लिए फाइनल कर दिया। इस बीच में उनका संपर्क वहां के एक प्राकृतिक चिकित्सक से हो गया। वो मिट्टी पानी हवा से इलाज करते थे, वो उनके यहाँ चले गए और उनको पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी दी। अंदर मले जमे हुए मल उनके निकल गए, कॉन्स्टिपेशन निकल गया, आंख में जो अंदर स्वेलिंग थी वो सारी ठीक हो गई, वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। और इस एक घटना ने महात्मा गांधी को प्रेरित किया कि जिस देश में तू रहता है वहां तो अंग्रेज ने, गुलामी ने लोगों में इतनी गरीबी ला दी कि हमारे लोग महंगा इलाज नहीं कर सकते। तो उन्होंने वहीं से प्रेरणा की, रिटर्न टू नेचर एक बुक उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की वहां पढ़ी, और उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को भारत में बहुत बड़ी मात्रा में आकर के स्थापित किया। और उसमें कुछ भी नहीं है, केवल प्रकृति से जुड़ करके रहना। जो व्यक्ति जितना प्रकृति से जुड़ेगा वो व्यक्ति उतना ही स्वस्थ रहेगा। जो प्रकृति से दूर जाकर अप्राकृतिक जीवन जिएगा वो उतना ही अस्वस्थ रहेगा। मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी हैं वो सारे प्रकृति की व्यवस्था में विश्वास करते हैं। वो सब ईश्वरीय व्यवस्था ने जो नियम बनाए
वो वही खाते हैं जो उनका भोजन है। गाय भैंस का जो चारा भगवान ने निर्धारित किया, उनके सामने आप हजारों तरह की चीज व्यंजन रख दें, गाय भैंस गधा घोड़ा बैल ऊंट बकरी, वो वही खाएंगे जो उनका भोजन है। वो मर सकते हैं लेकिन उससे अलग भोजन नहीं खाएंगे, ये नियम है उन पशुओं का। और जब बीमार पशु होता है, पहला काम वो भोजन त्यागता, वो उपवास करता, पहला काम उसका। तो ये है प्राकृतिक नियम, और प्राकृतिक चिकित्सा में भी यही काम करते हैं। और अब तो लेटेस्ट रिसर्च भी आ गई है कि जो व्यक्ति उपवास करते हैं बीच बीच में, तो रोग के जो कीटाणु है वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और एक आजकल मिट एंड फास्ट का बड़ा भारी प्रचलन चला है, वो उनकी देन है, वो भारतीय ऋषियों की हजारों साल पुरानी देन है। हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में लिखा लंघनम परम औषधम, जब बीमार हो सबसे बड़ी औषधि है भोजन को छोड़ दो और उसको पचने दो, विकार निकलने दो, स्वतः शरीर अपनी मरम्मत करेगा। और दुनिया के सारे पशु पक्षी जीव जंतु इस काम को करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो हमने भी ऐसे कार्यक्रमों में बैठकर इन सब बिंदुओं पर भी चिंतन करना चाहिए। हम एक ही चिंतन करते हैं, किस रोग की क्या दवा, बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है, आप जो करते हैं वो जरूरी है, लेकिन इस पे भी तो चिंतन होना चाहिए कि बीमार क्यों हुए। ऐसी प्रयास करो ना बीमारी ना हो। आप सबसे मैं पूछता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं, आज से 50 साल पहले कोई कैंसर नाम की बीमारी को जानता था इस देश में? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? कोई पेनक्रियाज फेल हो भी जानता था? कोई किडनी फेल हो भी जानता था? ये सारे रोग इन पिछले 50 साल में हुए, पहले इनको कोई नहीं जानता था। हम इस काम पे तो जुटे पड़े हैं कि रोग होंगे उनका इलाज ढूंढो, अच्छी बात है, होना चाहिए, विरोध नहीं है, मरने थोड़ा ही देना लोगों को। लेकिन जब ये 50 साल पहले नहीं थे तो अब क्यों हैं? ये 50 साल पहले इसलिए नहीं थे कि हम लोग अल्ट्रा मॉडर्न नहीं बने थे। यहाँ के लोग सवेरे समय पर उठते थे, सैर करते थे, शारीरिक मेहनत करते थे, योग करते थे, प्राणायाम करते थे। और इसके साथ सबसे बड़ा कारण था कि आज हम जो खा रहे हैं उसमें जहर नहीं था, उसमें यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये जो जहरों का प्रचलन ये नहीं था। हम प्राकृतिक आहार लेते थे। मैं इस अभियान को पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, पूरे भारत में इस अभियान को मैंने चलाया। प्राकृतिक आहार, ये जैविक आहार नहीं जिसको आप जैविक ऑर्गेनिक बोलते हैं, मेरी पद्धति उससे अलग है। आपकी जो पद्धति रासायनिक खेती की वो अलग है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, उसमें हमारे को बहुत लंबा समय उत्पादन बढ़ाने में लगता है, उसमें खर्चा भी कम नहीं होता, मेहनत भी कम नहीं होती, उत्पादन भी पूरा नहीं मिलता। लेकिन जिस प्राकृतिक पद्धति की बात मैं करता हूं उसमें उत्पादन एकदम अच्छा आएगा, किसान का खर्चा शून्य हो जाएगा और धरती पुनर्जीवित हो जाएगी, जीवंत हो जाएगी। बंजर भूमि भी एकदम उपजाऊ होने की तरफ बढ़ती है, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। इस पद्धति से पर्यावरण भी बचता है, पानी भी बचता है, प्रदूषण, और इसके साथ देसी गाय पर आधारित ये गाय भी बचती है, लोगों का स्वास्थ्य इससे बचता है, किसान की आय बढ़ती है और देश का धन बचता है। बहुत कल्याणकारी ये कार्य है। आप और हम कितनी भी दवाइयों का प्रबंध करें, लेकिन आपसे मैं पूछता हूं, अन्यथा ना लें,
आज कितना जहर खेतों में। डॉक्टर स्वामीनाथन ने 13 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में डालने की व्यवस्था दी थी 60 के दशक में, 1 हेक्टेयर में। आज का किसान 1 एकड़ में 13 बैग डाल रहा, 13 बैग एक साल। सोचिए कहां 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन देना था और कहां 1 एकड़ में 13 थैले डाले जा रहे, और उसके ऊपर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अलग है। इतना जहर जब धरती में जाएगा और वो सब साग सब्जी फल के द्वारा हमारे शरीर में जाएगा, तो उससे ऑर्गन कैसे ठीक रहेंगे। आज 20-20 साल के जवानों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे कैंसर से जूझ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की किडनी और पैनक्रियाज खत्म हो रही है। इसके पीछे कारण तो होगा, बिना कारण के तो कार्य नहीं होता। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि हम जितने लोग यहाँ और देश में दुनिया में सबको चाहते न चाहते जो आहार मिल रहा है उसमें सब में जहर है, सब हमारे शरीर को कमजोर कर रहे हैं। और रिपोर्ट अभी आई है पिछले दिनों कि भारत में मोटापा बढ़ रहा है और लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। देखने में मोटे ताजे हैं, शरीर खोखले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना और पश्चिमी बंगाल में अभी 4 महीने पहले 12 ICR के साइंटिस्ट की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि 45% पोषक तत्व आज अनाज में है ही नहीं जो आप खा रहे हैं। पेट तो भर रहे हैं लेकिन शरीर को पोषण नहीं दे रहे। वो क्यों? क्योंकि धरती में ही कुछ नहीं बचा तो अन्न में कहां से आएगा। ये रिपोर्ट्स है। अब जब जो खा रहे वही पोषण नहीं दे रहे, उन्हीं में कुछ बचा नहीं और फिर वो मिल जाते हैं तो उसका चाउमीन पिज्जा बर्गर बना लेते हैं, वो और बेड़ा गर्क हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचा वो भी नहीं बचता। इस दिशा में हमारा चिंतन बड़ा कमजोर है। आज जरूरत है इस दिशा में काम करने की। आप सब लोग एक पवित्र मिशन के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आदरणीय मैडम नीरजा गुप्ता जी और माननीय प्रफुल्ल केतकर जी सबको बधाई देता हूं कि आप अगली इस गोष्ठी में बैठकर इन सब विषयों पर चिंतन करेंगे। हर आदमी का स्वास्थ्य मूल्यवान है, हर आदमी की जिंदगी मूल्यवान है। वो स्वस्थ और निरोग हो, लेकिन उसके लिए मूल और जड़ को पकड़ने की जरूरत है। पत्तों पर पानी छिड़कते रहेंगे तो पेड़ हरा नहीं रहेगा, जड़ पे पानी आएगा तो अपने आप हरा हो जाएगा। हमारी दिनचर्या ठीक हो, हमारा आहार शुद्ध हो, खान पान ठीक हो, इसके साथ हम लोगों को प्रेरित करें और उसके बाद भी अस्वस्थ हो तो दवाई की सब तरह की व्यवस्था सुलभ और समग्र रूप से मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद।